नमस्कार, आप सभी के स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो ये लेक्चर है ना, आपदा प्रबंधन का तीसरा लेक्चर है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन एंड पावर्स के बारे में, मतलब कार्य क्या है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एनडीएमए का जो गठन है वो धारा 3 में दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो इसके कार्य एवं शक्तियाँ हैं ना, वो धारा 6 में दी गई हैं कि भाई ये कौन से कार्य करेगा और इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी पावर हैं। सबसे पहली पावर जो है एनडीएमए के पास ये है कि ये जो है नीति निर्माण करता है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को मंजूरी देना। तो कोई भी नीति जो बनेगी वो कहाँ से मंजूर होगी, कौन मंजूर करेगा, एनडीएमए करेगा। राष्ट्रीय योजना को मंजूरी, भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको तैयार करना और इसको स्वीकृत करने का काम भी कौन करता है, एनडीएमए करता है। तीसरा काम होता है इसका दिशा निर्देश जारी करना, मतलब जो भी केंद्रीय मंत्रालय हैं और जो राज्य सरकार में आपदा प्रबंधन के लिए काम करने वाली एजेंसी है जैसे एसडीएम में, तो इन सब के लिए आपदा रोधी योजनाएं बनाने हेतु मानक दिशा निर्देश तय करना कि भाई अगर कोई बिल्डिंग बन रही है ना, तो उसमें जो है क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आग लग गई तो क्या होगा, या मान लीजिए कोई हिमालयी क्षेत्र में मकान बन रहा है तो उसके लिए क्या मानक होने चाहिए। इन सब के लिए दिशा निर्देश कौन जारी करता है, एनडीएमए करता है। फंडिंग का समन्वय, मतलब जो समन है, मिटिगेशन है, मतलब जो न्यूनीकरण होता है उसकी तैयारी के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के लिए प्रावधान की सिफारिश करना भी इसी का काम होता है। केंद्रीय बलों का नियंत्रण, मतलब जो आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, एनडीआरएफ है, इनकी तैनाती, संचालन और सामान्य अधीक्षण करने का काम जो है वो एनडीएमए का है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मतलब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने का काम भी कौन करेगा, एनडीएमए करेगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है सहयोग, वो एनडीएमए ही लेगा। मान लीजिए केरल में बाढ़ आ गई तो वहां के मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें सऊदी अरब से या अमेरिका से या इंग्लैंड से मदद लेनी है, वो दे रहे हैं तो वो एनडीएमए केंद्र सरकार के जरिए से ही मदद आएगी। अगर वो लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो भले सब लोग रुपए पैसे लेकर बैठे होंगे हम तो देंगे केरल को, नहीं ले सकते, ये वाला मैटर है। एनडीएमए ने विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विस्तृत तकनीकी और प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे भूकंप है तो भूकंप रोधी संरचनाओं को अनिवार्य बनाना और शहरी क्षेत्रों में कड़े बिल्डिंग कोड लागू करना। ऐसा नहीं 10 मंजिला 20 मंजिला ऐसे बना लेंगे, जो नियम कानून है कि भाई 3 मंजिला ही बना सकते हैं। और जो खिड़की होनी चाहिए उसमें, मतलब हर एक चीज उसमें बताएगा कि ऐसे ऐसे मकान बनाना है। इसके अलावा जहाँ चक्रवात आता है वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण होता है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना लागू की गई है। इसके अलावा साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं, मतलब चक्रवात आश्रय बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण को लागू करना, शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड्स, हाल के वर्षों में चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई जैसी घटनाओं को देखते हुए तूफानी जल नालियों की मैपिंग और अतिक्रमण हटाने पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी काम किया है इसने। रासायनिक और जैविक आपदाएं, औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करना और अस्पतालों को आकस्मिक जैविक संकट जैसे महामारी से निपटने के लिए एसओपी प्रदान करना। देश के सभी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को आपदा रोधी बनाना
ताकि आपदा के समय वे क्रियाशील रहें। तो ये सब काम करने के लिए है मामला। भारत में जो आपदा प्रबंधन का नियंत्रण करने के लिए त्रिस्तरीय ढांचा है। सिंपल सी बात है, आपको पता है। जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है वो एनडीएमए होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वहीं राज्य स्तर पे एसडीएमए होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। वहीं जिला स्तर पे आपका जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होता है। तो ये आपकी 3 संस्थाएं होती हैं, मतलब त्रिस्तरीय ढांचा ये है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए। एनडीएमए के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई उसका गठन धारा 3 में होता है, कार्य एवं शक्तियां धारा 6 में है, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से शक्तियां हैं, सब बता दिया। अब हम बात करेंगे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के बारे में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट लगा है तो सिंपल सी बात है कि भाई ये राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। एसडीएमए का गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अपने राज्य में इसका गठन करना अनिवार्य है, मतलब कोई मना नहीं कर सकता कि भाई हम नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा। हर एक राज्य का अपना आपदा प्रबंधन अधिनियम होता है। तो एसडीएमए का गठन किस धारा में दिया गया है? 14(1) में। इसके अलावा जो आपका 14(2) है, धारा 14(2), तो इसमें बताया गया भाई एसडीएमए की संरचना कैसी होगी। तो एसडीएमए की संरचना ऐसी होगी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा। तो अध्यक्ष आपके कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जहां मान लीजिए स्टेट नहीं है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख हो गया, ठीक, चंडीगढ़ हो गया, तो वहां पर कौन होगा? तो वहां पर जो है वहां के उपराज्यपाल या प्रशासक होंगे। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री ही होगा। तो दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूटी जहां मुख्यमंत्री वहां मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जहां नहीं है वहां उपराज्यपाल या वहां के प्रशासक जो होंगे वो होंगे अध्यक्ष। ये 14(2) में बताया गया है। 14(1) में गठन बताया गया है, 14(2) में उसकी संरचना बताई गई है। सदस्य जो होंगे इसमें मुख्यमंत्री के अलावा 9 सदस्य होंगे। और जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य सरकार का मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ अधिकारी, इसका पदेन सीओ होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों में से किसी एक को ही उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। मतलब जो 9 सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो है एक राज्य कार्यकारी समिति, एसईसी की बात मैंने पहले भी की थी। तो एसडीएमए की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति होती है जिसका अध्यक्ष जो है राज्य का मुख्य सचिव होता है, ठीक, चीफ सेक्रेटरी होता है। यह समिति एसडीएमए की योजनाओं को प्रशासनिक रूप से लागू करवाती है। अब देखिए एसडीएमए के कार्य। तो जो एसडीएमए का गठन है और जो उसकी संरचना है वो मैंने बता दिया। 14(1) में गठन है, 14(2) में आपका संरचना है। वहीं जो एसडीएमए का कार्य है वो आपका धारा 18 में बताया गया कि भाई क्या क्या कार्य करने हैं। तो जो पहला कार्य करना है राज्य नीति का निर्माण, मतलब राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करने का काम किसका है? एसडीएमए का है। इसके अलावा राज्य योजना को मंजूरी, मतलब राज्य कोई योजना बनाता है आपदा से संबंधित तो उसको मंजूरी देने का काम भी एसडीएमए ही करेगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी देना और समय समय पर उसकी समीक्षा करना। इसके अलावा दिशा निर्देश जारी करना, जैसे आपका एनडीएमए था तो राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश देता था, तो ये स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे दिशा निर्देश देंगे। राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, तो इनके लिए विकास योजनाओं में आपदा शमन को शामिल करने हेतु दिशा निर्देश तय करना। समन्वय और समीक्षा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो डीडीएम में है उसके कार्यों की समीक्षा करना और उन्हें वित्तीय व तकनीकी सहायता देना।
भाई जो आपका एसडीएमए है उसे वित्तीय सहायता कौन दे रहा है? एनडीएमए दे रहा है, ठीक है। एसडीएमए ने एनडीएमए से पैसा लिया। उसके बाद कार्य कौन कर रहा है जमीनी स्तर पे? वो कर रहा है डीडीएमए। तो डीडीएमए तक पैसा जाएगा। इसके अलावा विशेष फंड की सिफारिश भी आपका कौन करता है? एसडीएमए करता है। अब यहाँ देखिए वित्तीय ढांचा अधिनियम की धारा 48 के तहत राज्यों के पास अपने दो मुख्य फंड होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं? एसडीआरएफ होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और दूसरा होता है एसडीएमएफ, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। एसडीआरएफ होता है आपदा के समय तुरंत राहत, बचाव कार्य और खाना दवाइयाँ बाँटने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ क्या लिखा है? रिस्पॉन्स फंड, मतलब तुरंत जो बाँटना है, उसके लिए कौन काम करेगा? एसडीआरएफ काम करेगा। लेकिन आपदा आने से पहले ही उसके प्रभाव को कम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना, इसके लिए कौन काम करेगा? एसडीएमएफ कार्य करेगा। तो एसडीआरएफ, एसडीएमएफ धारा 48 के अंतर्गत आते हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की भूमिका देखेंगे आप यहाँ पे। क्योंकि भारत के संविधान में आपदा प्रबंधन सीधे तौर पर किसी सूची में शामिल नहीं था, लेकिन यह समवर्ती सूची के विषयों जैसे सामाजिक सुरक्षा, राहत आदि और राज्य सूची के विषयों से जुड़ता है। इसलिए जमीनी स्तर पर राहत कार्य में राज्य सरकार की भूमिका सबसे प्राथमिक मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे त्वरित संकट प्रबंधन, इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट। आपदा के समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राज्य पुलिस, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा टीमों को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है मतलब डीएम कलेक्टर जो भी हैं, उनके साथ मिल करके खोज करना, बचाव करना, सुरक्षित निकासी करवाना, इन सब अभियानों का लाइव मॉनिटरिंग किया जाता है। इसके अलावा राहत शिविर और मानवीय सहायता देना, विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविरों की स्थापना सुनिश्चित करना, भोजन, स्वच्छ जल, आवश्यक दवा, महिला व बच्चों के लिए विशेष स्वच्छता किट, इन सब के वितरण की व्यवस्था करने का इंतजाम होता है। प्रारंभिक चेतावनी का जमीनी प्रसार, आईएमडी या जो आपके इनकोइस हैं, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका है, इनकोइस मतलब जो आपका समुद्री विभाग है, जो भी ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये चक्रवात, भारी बारिश या सुनामी के अलर्ट को राज्य के आखिरी गांव और नागरिक तक स्थानीय भाषा में रेडियो, टीवी, अब तो एसएमएस और सायरन के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। वित्तीय सहायता का वितरण, जो आपका एसडीआरएफ है, उसके माध्यम से प्रभावित नागरिकों को फसलों के नुकसान, मकान गिरने या परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर तत्काल अनुग्रह राशि और मुआवजा वितरित कराया जाता है। तो एसडीआरएफ जो आपका किस में दिया गया है? धारा 48 में, उसी के जरिए से मुआवजा दिलाया जाता है। दीर्घकालिक शमन और पुनर्निर्माण, मिटिगेशन एंड बिल्ड बैक बेटर। राज्य के संवेदनशील क्षेत्र जैसे आपके तटीय क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाना ताकि भविष्य में नुकसान न्यूनतम हो, बहुत कम नुकसान हो। एसडीएमए से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 14 जो आपका है, ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना और संरचना की बात करता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 14(1) में इसकी स्थापना है, 14(2) में इसकी संरचना है। धारा 18 में एसडीएमए के कार्य बताए गए हैं, किस तरीके से इसे कार्य करना है, और मुख्यमंत्री सब कुछ दिशा निर्देश देते हैं। वहीं जो धारा 20 है वो आपके राज्य कार्यकारी समिति एसईसी से संबंधित है। एसईसी जो है एसडीएमए की सहायता करने के लिए कार्यकारी समिति है। एसईसी के जो हेड होते हैं वो होते हैं मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, और यही अध्यक्ष होते हैं इसके। और यह समिति राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करती है। धारा 22 में एसईसी के कार्य हैं, जैसे धारा 18 में एसडीएमए के कार्य हैं, तो धारा 22 में एसईसी के कार्य हैं। धारा 23 में जो है राज्य आपदा प्रबंधन योजना,
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात की गई है। इसके तहत पूरे राज्य के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना बनाना अनिवार्य है। इस योजना को एसईसी तैयार करती है और एसडीएम में इसे मंजूरी देता है। तो धारा 23 में क्या है? आपदा प्रबंधन योजना। अब यहाँ पर एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका है वो कौन होता है? एनडीएमए। राज्य स्तर पे एसडीएमए। एनडीएमए का गठन धारा 3 के तहत, एसडीएमए का गठन धारा 14 के तहत। और सर्वोच्च अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसका सर्वोच्च अध्यक्ष मुख्यमंत्री। एनडीएमए की सहायता के लिए एनईसी होता है, उसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव। एसडीएमए की सहायता के लिए एसईसी होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? राज्य के मुख्य सचिव। राष्ट्रीय योजना पर जो बात की गई है धारा 11 में की गई है, वहीं राज्य स्तर पे जो योजना की बात की गई है धारा 23 में की गई है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। तो एनडीआरएफ है क्या? पहले तो आप ये समझिए, ये जो आपकी एनडीआरएफ है ये आपदा के समय त्वरित और विशेषज्ञ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए भारत का एक विशिष्ट बल है। और जो इसका गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत किया गया है। तो एनडीआरएफ का गठन किसमें है? ये है धारा 44 में। ये आपको याद रखना है, धारा 44। एनडीआरएफ की जो आधिकारिक तौर पर गठन किया गया है वो 19 जनवरी 2006 को किया गया है। हर साल 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए एनडीआरएफ जो होता है इसके महानिदेशक कौन होते हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एनडीआरएफ का जो नेतृत्व करते हैं ना, ये करते हैं भारतीय पुलिस सेवा, मतलब आईपीएस के एक शीर्ष अधिकारी करते हैं, जिन्हें महानिदेशक कहा जाता है। मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा एनडीआरएफ? तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए टोटल जो है पूरा दे रखा है, धारा 44 के अंतर्गत ये आता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रतिनियुक्ति मतलब डिपुटेशन। एनडीआरएफ में कोई सीधी भर्ती नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट जो है वैकेंसी नहीं आती कि भाई हमें आपदा प्रबंधन के लिए एक टीम चाहिए तो हम वैकेंसी निकाल दें। इसके जवान और अधिकारी भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। बटालियन संख्या की बात करें तो वर्तमान में एनडीआरएफ में कुल 16 विशिष्ट बटालियन शामिल हैं। और ये 16 बटालियन आप देख सकते हो कौन कौन सी है भाई। श्रीनगर में एक बटालियन, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकाता, ठीक है, भुवनेश्वर आपका हो गया, इसके अलावा नागपुर हो गया, पुणे, वडोदरा, इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु। जो भी आपकी बटालियन बनी है, यहाँ पर कौन से सुरक्षा बल के सैनिक आते हैं जो अपनी भागीदारी करते हैं? तो वो आपके बीएसएफ से होते हैं, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी के और असम राइफल्स के। क्षेत्रीय तैनाती की बात करें तो पूरे भारत में आपदाओं और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए इन बटालियनों को देश के 16 अलग-अलग रणनीतिक स्थानों जैसे कलकत्ता, कटक, गुवाहाटी, पुणे, गाजियाबाद पर तैनात किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ है। विशेष टीम की बात करें तो प्रत्येक बटालियन में कुल 1149 जवान होते हैं, जिनमें इंजीनियर, तकनीशियन, डॉक्टर, डॉग स्क्वाड और आपदा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो ये लोग होते हैं, हर एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एनडीआरएफ की विशेष शक्तियां कौन सी हैं और कार्य क्या हैं? त्वरित प्रतिक्रिया पहले तो काम होता है कि भाई चक्रवात आ गया, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा, तो तुरंत खोज करो, बचाव करो, अभियान चलाओ, यही काम है। सीबीआरएन आपदा, तो सीबीआरएन में जो सी होता है केमिकल होता है, बी होता है बायोलॉजिकल होता है, आर होता है रेडियोलॉजिकल होता है, एन होता है न्यूक्लियर होता है।
जो CBRN आपदाएं होती हैं उसके लिए यह बल रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है। तो CBRN का फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्षमता निर्माण की बात करें तो ये लोग जो है स्थानीय पुलिस हो गए, होमगार्ड हो गए, और जो आम नागरिक होते हैं उनको भी आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देते हैं अगर कोई आपदा आने वाली हो। अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी होते हैं तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत विदेशों में भी आपदा राहत कार्य करना, जैसे नेपाल भूकंप हो गया, तुर्की भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त हो गया, तो वहाँ भी जो है ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पूरी टीम जो है गई थी एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ के प्रमुख उपकरण क्या होते हैं भाई? खोज एवं बचाव उपकरण होते हैं, मतलब कटिंग टूल्स, ड्रेज, जैक, हैमर, ये सब इनके पास होता है। मान लीजिए भूकंप आ गया तो क्या हैमर वगैरह सब चाहिए इन्हें, जैक चाहिए। उन्नत लाइफ डिटेक्टर होता है इनके पास, और स्निफर डॉग्स होते हैं। बोट और रबर राफ्ट, मोटर बोट, ये सब होता है इनके पास। जो भी आपदा से बचाव करने वाली चीजें हैं वो इनके पास होती हैं। इसके अलावा इनके पास विशेष वाहन होता है, एम्फीबियस व्हीकल, ऑफ रोड, ठीक है। चिकित्सा इकाई और एम्बुलेंस भी होता है। संचार उपकरण इनके पास होता है। CBRN सुरक्षा सूट और डिटेक्शन किट भी इनके पास होता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी इनके पास होता है जिससे ये एयरलिफ्ट कर सकते हैं। एनडीआरएफ का ध्येय वाक्य है आपदा सेवा सदैव, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, एनडीआरएफ का ध्येय वाक्य क्या है? आपदा सेवा तदेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनडीआरएफ वाले हैं क्या करते हैं भाई, कोई मलबा है, दब गए हैं लोग, तो उनको खोजने के लिए सेंसर्स और खोजी कुत्ते का उपयोग करते हैं। कहीं बाढ़ आ गया है तो अपना बोट वोट लेकर के डीप डाइविंग सूट की मदद से पानी में डूबे लोगों को बचाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमारत गिर गई है तो CSSR, कोलेप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं। भूकंप या विस्फोट के कारण कोई जो है मकान गिर गया है या बहुमंजिला इमारत गिर गई है तो उससे लोगों का बचाव करना। इसके अलावा तत्काल चिकित्सा राहत देना, बचाए गए लोगों को अस्पताल पहुंचाने से पहले आपदा स्थल पर ही ट्रायल और प्राथमिक चिकित्सा देना। विशेष आपदा प्रतिक्रिया बल, CBRN इमरजेंसी टीम। CBRN का अर्थ क्या होता है? C मतलब केमिकल, B मतलब बायोलॉजिकल, R मतलब रेडियोलॉजिकल, N मतलब न्यूक्लियर। तो CBRN का मतलब ये होता है कि एनडीआरएफ की ही कुछ चुनिंदा बटालियन होती हैं जिनको रासायनिक गैस रिसाव, जैसे भोपाल में हुआ था, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ था, तो अगर बाई चांस भगवान न करे ऐसा कभी हो गया तो उसके लिए जैविक हथियार हमले, खतरनाक वायरस महामारियों या परमाणु संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए विशेष तौर पर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। और आधुनिक उपकरण जो आपके होते हैं, इन टीमों के पास हजमत सूट होता है, रेडिएशन डिटेक्टर होता है, डिकंटामिनेशन टेंट होता है, रिमोट कंट्रोल गाड़ियां होती हैं जो इंसानों के जाने से पहले खतरनाक वातावरण की जांच करती हैं। एनडीआरएफ का जो आदर्श वाक्य है क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। अपनी निस्वार्थ सेवा, त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीकी दक्षता के कारण एनडीआरएफ ने देश विदेश में दुनिया के सबसे कुशल आपदा मोचन बलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब देखिए एनडीआरएफ की बात कर लेते हैं। एसडीआरएफ की बात हमने कर ली, धारा 44 में है वो, ठीक है। वो एक फोर्स है, लेकिन यहाँ पे जो एनडीआरएफ है ये एक फंड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। धारा 46, अधिनियम की धारा 46 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया गया है। तो अगर पूछ लिया एनडीआरएफ के गठन का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 46 में है। प्रबंधन की बात करें तो इस फंड का प्रबंधन केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति करती है। इसका प्रबंधन एनईसी के जरिए से होता है। जो भी एनडीआरएफ का फंड होता है, इस फंड का उपयोग आपदा के तुरंत बाद राहत सामग्री, भोजन, दवाइयाँ और पुनर्वास के लिए किया जाता है। वहीं देखिए अकादमिक और प्रशिक्षण संस्थान, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो आपका निसा है, निसा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका हैदराबाद में है। यहाँ आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा जो एनडीआरएफ एकेडमी है वो नागपुर में है। यहाँ पर जवानों को आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें, मलबे से लोगों को निकालने और गहरे पानी से बचाव कार्य की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो निशा आपका कहाँ पे है? निशा आपका है हैदराबाद में। एनडीआरएफ एकेडमी कहाँ है? नागपुर में। एनडीआरएफ के बारे में अच्छे से समझ गए। धारा 44 में इसका प्रावधान है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय है। कमान जो इसकी संभालते हैं महानिदेशक संभालते हैं। जवान जो होते हैं वो आपके सीएपीएफ से होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एसडीआरएफ की, राज्य आपदा मोचन बल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जैसे केंद्र सरकार की एनडीआरएफ है तो उसी के तर्ज पे राज्य स्तर पे एसडीआरएफ का गठन किया गया है। आपदा के समय पर यह स्थानीय स्तर पर सबसे पहले पहुंचने वाली टीम होती है। अब देखिए जैसे एनडीआरएफ था तो जो भी सीएपीएफ के जवान होते थे, चाहे वह सीआईएसएफ का हो या आपका बीएसएफ का है या असम राइफल्स का है, तो वहां से कुछ जवानों को उठा करके अपना बना लेते थे सब कुछ टीम वगैरह। देखिए राज्य स्तर पे कैसे गठन होगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर राज्य पुलिस बलों या प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, जैसे आपका यूपी में पीएसी है, बिहार में बिहार पुलिस है, झारखंड में झारखंड पुलिस है, ठीक है, तो उनके जवानों को प्रतिनियुक्ति मतलब डिप्यूटेशन पर लेकर के इसका गठन कर सकती है। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो यह बल पूरी तरह से राज्य सरकार के गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट और राज्य पुलिस महानिदेशक के कमांड में काम करता है। मुख्य कार्य इसका यह होता है कि जिले या राज्य स्तर पर अचानक आई बाढ़, भूकंप, आग लगने या इमारत गिरने जैसी आपदाओं में खोज और बचाव अभियान चलाना। एनडीआरएफ के आने से पहले के गोल्डन आवर्स जो होते हैं उसमें ये आपदा राहत करता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है वाराणसी लखनऊ में एनडीआरएफ है, लेकिन बांदा में कोई हो गई घटना या चित्रकूट में हो गई, जो बहुत दूर जो है आपके जिले हैं, क्योंकि 75 जिले हैं ना, तो वहां तक पहुंचने में एनडीआरएफ को टाइम लगेगा, भले वो हेलीकॉप्टर से ही पहुंचे तब भी। तो वहां पर उस समय आसपास में जो भी एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच करके अपना काम करेगी। हालिया विधायी संशोधनों के तहत राज्यों को अपनी एसडीआरएफ के नियम, कार्य और सेवा शर्तें खुद तय करने के लिए अधिक वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जैसे आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड था, तो उसी तरीके से स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, ठीक है। जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है इसके लिए जो धारा है 48(1)(a) है, मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो धारा है इसके लिए 48(1)(a) है। और फंडिंग का अनुपात, इस फंड में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा डालते हैं। जैसे सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, जनरल कैटेगरी स्टेट हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार 75% पैसा देती है एसडीआरएफ में और 25% सरकार का होता है। वहीं जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है। अब देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ फंड का प्रवाह यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे जो केंद्र सरकार है उसने पैसा दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार जो है वो एसईसी को देगी, एसईसी जो है वो एसडीआरएफ को देगा, भाई तुम बचाओ सबको, ये है। और किस्तों की बात करें तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार अपना हिस्सा हर साल 2 बराबर किस्तों में जारी करती है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना
इन्हीं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय आपदाओं के लिए विशेष छूट 10% का नियम। राज्य सरकारें इस फंड का अधिकतम 10% तक उन स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए खर्च कर सकती हैं, जो गृह मंत्रालय मतलब MHA की मुख्य सूची में शामिल नहीं है। जैसे किसी राज्य विशेष में आने वाली स्थानीय तबाही कोई है, तो जो आपका SDRF है वो 10% तक उसके लिए छूट है। तो उसे लगता है कि भाई यहाँ पे इनका खेत जल गया है, लेकिन ये आपदा नहीं है बहुत बड़ी, जो 10% की छूट है उसमें से मदद कर सकती है। ठीक है। प्रबंधन और ऑडिट। इस फंड का संचालन राज्य कार्यकारी समिति के माध्यम से होता है, मतलब जो भी SDRF का फंड है वो SEC के माध्यम से होता है। और इसका ऑडिट जो करते हैं वो करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। SDRF की विशेषता क्या है? राज्य स्तर पर जल्दी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, स्थानीय परिस्थितियों और भौगोलिक जरूरतों को बेहतर रूप से समझता है, NDRF के साथ मिलकर के समन्वित तरीके से कार्य करता है, आपदा की स्थिति में जीवन की रक्षा और नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे एक क्विक रिवीजन आप करेंगे। जैसे आपका NDRF है तो NDRF एक बल भी है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। वहीं NDRF एक फंड भी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो जो NDRF फोर्स है मतलब बल है, उसका प्रावधान धारा 44 में है। NDRF जो बल है उसका प्रावधान धारा 44 में है, लेकिन जो NDRF फंड है उसका प्रावधान धारा 46 में है। इसके अलावा जो SDRF फंड है उसका प्रावधान है धारा 48(1)(a) में। NDRF का नियंत्रण करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय और SDRF का नियंत्रण करता है राज्य का गृह विभाग, जो कि मुख्यमंत्री के अंडर ही आता है। NDRF को जो योगदान देता है 100% सरकार देती है, और जो SDRF उसमें केंद्र और राज्य का योगदान होता है। अगर जनरल कोई स्टेट है, सामान्य राज्य है, तो 75% जो है केंद्र सरकार पैसे देती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई विशेष राज्य है जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो वहां पे 90% केंद्र सरकार देती है और 10% जो आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए DDMA क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जिला स्तर पे जो आपदा प्रबंधन का काम करने वाली संस्था है उसे DDMA कहा जाता है। DDMA का जो गठन है वो धारा 25(1) में बताया गया है। DDMA के गठन के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के हिसाब से प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अपने राज्य के हर जिले में एक DDMA का गठन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मतलब जो भी जिला होगा वहां पर एक DDMA होगा। जो DDMA होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका जिला मजिस्ट्रेट होता है या फिर डिप्टी कमिश्नर होगा। और इसके अलावा जो सह अध्यक्ष होता है, को चेयरपर्सन होता है, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। जिन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र हैं या स्वायत्त जिला परिषदें हैं, वहां उस परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य इसका सह अध्यक्ष होगा। ठीक है। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों या केंद्र शासित प्रदेशों में जहां स्थानीय निकाय की संरचना अलग है, वहां जिला मजिस्ट्रेट ही मुख्य कमान संभालता है। वहां पर जो है सह अध्यक्ष जैसा कुछ नहीं होता है, अध्यक्ष और सह अध्यक्ष सब जो है जिला मजिस्ट्रेट होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो भी जिला मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होता है। अन्य अगर सदस्य की बात करें तो इसमें आपके पुलिस अधीक्षक SP आ जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी CMO आ जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी। अधिकतम 7 संख्या हो सकती है अन्य सदस्यों की DDMA में। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसकी धारा आपको याद रखनी है। DDMA का जो गठन है, स्थापना है, संरचना है और सदस्यों की सेवा और शर्तें हैं, वो सब कुछ आपके धारा 25 में है। ठीक है। और धारा 30 में DDMA के कार्य और शक्तियां हैं। मतलब DDMA काम क्या करेगा, जिले के भीतर आपदा नियंत्रण, राहत शिविर की स्थापना, आपातकालीन शक्तियां, इन सब का उपयोग वो कैसे करेगा। धारा 31 में जिला आपदा प्रबंधन योजना है। जैसे धारा 11 में राष्ट्रीय योजना थी आपकी, उसी तरीके से जिला आपदा प्रबंधन योजना
धारा 31 में दी गई है। इसके तहत पूरे जिले के लिए एक विशिष्ट आपदा योजना बनाना अनिवार्य है। इस योजना को डीडीएमएस स्वयं तैयार करता है, जिसमें जिले के संवेदनशील क्षेत्र जो आपके होते हैं, उनका नक्शा और उनसे निपटने के उपाय शामिल होते हैं। अब धारा 34 किससे संबंधित है? तो धारा 34 है एक्स्ट्रा पावर से। जैसे मान लीजिए कहीं जो है बहुत बड़ी आपदा आ गई, मान लीजिए भूकंप आ गया है, मान लीजिए आग लग गई बहुत भयंकर वाली, तो उस रोड वगैरह को रोकना है वहां पे, तो उसको रोकने का काम डीएम कर सकता है। किसी भी इमारत या वाहन को अधिग्रहित कर सकता है और प्रभावित क्षेत्र में यातायात को रोकना या खाली करवाने का काम भी कर सकता है। आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण को आपातकालीन शक्तियां किस धारा के तहत मिलती हैं? तो धारा 34 के तहत मिलती हैं। अब डीडीएमए के मुख्य कार्य क्या है? तो जिला योजना बनाना, जिले के भौगोलिक और मौसमी खतरों जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, इनके आधार पर वार्षिक आपदा योजना तैयार करना। विभागों में समन्वय, जिले के सभी सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, सिंचाई की आपदा तैयारी की समीक्षा करना। प्रारंभिक चेतावनी, तकनीकी माध्यमों से मिलने वाले अलर्ट्स को ब्लॉक और गांव के स्तर तक पहुंचाना। राहत और पुनर्वास करना, आपदा के समय तुरंत राहत शिविर खोलना, भोजन, दवाइयाँ, वित्तीय मुआवजा बंटवाना। अब यहाँ देखिए जिला आपदा कोष, तो जिला आपदा कोष की बात किस जो है धारा में की गई है? जैसे 48(1)(a) था, तो उसमें जो है राज्य के लिए आपदा कोष की बात की गई थी, मतलब एसडीआरएफ के फंड की बात की गई थी। यहाँ पर धारा 48(1)(c) में जिला आपदा कोष की बात की गई है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले भाई जिला आपदा कोष की बात किस धारा में की गई है? तो धारा 48(1)(c), डीडीआरएफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड तत्काल बचाव राहत कार्यों के लिए दिया जाता है। राहत सामग्री, भोजन, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सेवाओं के उपयोग के लिए। जिला आपदा कोष से किसको किसको फंड मिलेगा? डीडीआरएफ, डीडीएमएफ। डीडीआरएफ को किस लिए फंड दिया जाएगा कि भाई तत्काल बचाव करो, राहत कार्य करो, राहत सामग्री दो, बाढ़ में किसी का घर बह गया तो उसे निवास दो, आश्रय दो, चिकित्सा सहायता दो। और डीडीएमएफ जो है इसको भी दिया जाएगा, 48(1)(c) के तहत फंड दिया जाएगा कि किसी जिले में स्थानीय स्तर पर आपदा के खतरों को कम करने वाले छोटे प्रोजेक्ट के लिए जिला आपदा कोष से इसे फंड मिलेगा। जैसे तटबंध निर्माण हो गया, जल निकासी सुधार, भूस्खलन रोधी उपाय, चक्रवात या भूकंप रोधी संरचना। तो इन सब के लिए फंड मिलेगा जिला आपदा कोष से डीडीएमएफ को। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।